गुड आफ्टरनून हो रहा है गौरव। बहुत सही यार। गुड आफ्टरनून। ओके। मेरी तरफ से गुड इवनिंग, राम राम। हाँ, तो एज प्रॉमिस्ड CAPFAC का जो ग्रामर वाला पोर्शन है पेपर 2 का, वो हम करने वाले हैं आज। करना तो हमें परसों ही था, लेकिन नेटवर्क इश्यूज थे जिसकी वजह से हम कर नहीं पाए, तो इसलिए आज शेड्यूल किया था इसको। हेलो आर्यन, कैसे हो? तबीयत पानी ठीक है? आज शेड्यूल करना था तो वही कर दिया। आज हम देखेंगे, ये है आपका पेपर 2 CAPF का, ठीक है। ये रहा आपका पेपर 2, जिसमें क्या होता है, जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, तो स्टार्टिंग के पार्ट में आपको क्या करना होता है, एसे लिखना होता है। वो तो भाई, वो तो अच्छा, आप गुड इवनिंग हो गई। ओके। तो ऐसे आप अपनी समझ से लिखते हैं, अपनी बुद्धि से लिखते हैं, तो मेरा उसमें कुछ बताने का एक्सपर्टीज भी नहीं है और मतलब भी नहीं है। वो आप जैसा आपको ठीक लगेगा, जितना आपने पढ़ा होगा उस हिसाब से आप ऐसे लिखोगे, अपने विचार प्रकट करोगे। ठीक है। उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, फॉर और अगेंस्ट। कोई एक टॉपिक दिया होगा, उसके पक्ष में और उसके अगेंस्ट आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है। फिर जो अगला आपका आता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक, कुछ मुद्दे होंगे, उस पे आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट भी आप अपनी समझ से, जो भी आपने न्यूज़पेपर अभी तक सारा पढ़ रखा है, जितना आपने नॉलेज गेन कर रखा है, वो आप सारा कुछ यहाँ दिखाओगे। ठीक। चौथा क्वेश्चन आता है आपका प्रेसी राइटिंग का। प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, एक पैसेज दिया रहेगा आपको, ये देखो इतना बड़ा पैसेज है, उसको शॉर्ट में लिख के मतलब आपको देना होता है कि क्रक्स क्या है इस पूरे, आपने पढ़ा, इसका मतलब समझा। ठीक है। और उसको अपने शब्दों में, कि कुल मिला के मतलब क्या निकला इस पैसेज का, वो आपको लिखना होता है। ये सारी चीजें आप स्कूल में भी कर चुके हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 से आपका थोड़ा सा ग्रामर, ग्रामर भी क्या, छोड़ो ग्रामर, असली ग्रामर क्वेश्चन नंबर 6 से आती है। पांचवे में क्या होता है, आपके सामने एक पैसेज होता है, आप पढ़ते हो और उससे फिर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको सीडीएस में भी दिखता है। ठीक। लेकिन जो सीडीएस में आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, उसमें आपको MCQ टाइप होता है, क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक चूज करना होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे स्कूल में हम करते थे, एक पैसेज होता था, क्वेश्चन पढ़ते थे और उस पैसेज में से आंसर खोज के हम यहाँ पे लिखते थे। राइट, तो वो काम आपको यहाँ करना है। तो हम सिर्फ एक पैसेज इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे, आंसर राइटिंग आप खुद करोगे। आंसर जो भी लिखना है आप इसका मतलब समझ के खुद ही लिखोगे। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 से आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, वहां पे आपकी ग्रामर लागू होती है। इसमें करना क्या है, रीराइट करना है सेंटेंसेस को जैसे बोला जाए। जैसे पहले सेंटेंस में क्या है, वॉइस चेंज करना है। दूसरे में क्या है, नरेशन आ जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, नो सूनर देन लगा के लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन जो है, उसमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग आपको यूज करना है। यानी जो आपने वो खरी ग्रामर पढ़ी हुई है, वो आपकी क्वेश्चन नंबर 6 में आपके काम आएगी। और 6 के बाद, 6 में कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 6 के ही अगले पोर्शन में क्या है, फ्रेज लिखे होते हैं। इनको आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है। कैसे कर पाओगे, जब तक मीनिंग नहीं पता होगी। मीनिंग पता रहेगी तभी उसको अपने सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर छठे का जो सी पोर्शन है, उसमें क्या है कि करेक्शन करना है। 5 आपको स्पॉटिंग एरर काइंड ऑफ है, लेकिन स्पॉटिंग एरर में क्या होता है, आप बस स्पॉट करो एरर और आगे बढ़ जाओ, काम खत्म। लेकिन यहाँ क्या करना है, स्पॉट तो करने है, साथ में उसको करेक्ट भी करना है ना। यहाँ आप तुक्का नहीं मार सकते, ABCD में से क्या है, यहाँ तुक्का नहीं चलेगा। आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो चलिए वन बाय वन टैकल करते हैं सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे, आंसर राइटिंग आप खुद करोगे उसकी। ठीक है। अरे सॉरी, पीछे से गाने की आवाज तो नहीं आ रही है भाई? प्लीज एक बार बता देना। एक तो शादियों का सीजन, ऊपर से हम यूपी वाले, पीछे से ऐसे भोजपुरी गाने चल रहे हैं ना। ओके। चलिए, पैसेज क्या है, बॉम्बे वॉज इनिशियली 7 आइलैंड्स। बॉम्बे जो है, इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में क्या क्या था, 7 आइलैंड्स थे। ओके। एज द पॉपुलेशन ग्रू,
कौन सा टेंस है यहाँ पे? ग्रीव लिखा हुआ है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ग्रो मतलब वृद्धि होना। तो जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी, द आइलैंड्स वर जॉइंड टू क्रिएट मोर स्पेस। इन आइलैंड्स को, ये जो 7 आइलैंड्स थे, उन्हें जोड़ा गया ज्यादा स्पेस क्रिएट करने के लिए। एंड दे ग्रेजुअली फ्यूज इनटू वन बिग सिटी। और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, फेज बाय फेज क्या हुआ, ये एक बड़ी सिटी बन गई। ठीक। बॉम्बे वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया मतलब जब हम पे दूसरों का शासन था। कॉलोनियल इंडिया का जो कमर्शियल कैपिटल था वो कौन था? बॉम्बे था। एज द प्रीमियर पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इट वॉज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वेस्टर्न कोस्ट पे एक बहुत ही प्रीमियर पोर्ट था बॉम्बे, और इसलिए ये सेंटर बन गया किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक केंद्र बन गया। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, प्लीज एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना यार, दो दो बच्चे पढ़ रहे हैं, बताओ। बहुत अच्छा है कि आप दो एटलीस्ट आए, लेकिन लेकिन आना चाहिए ना और लोगों को भी। वैसे जब नहीं मैं क्लास कराऊंगी तो लोग मैसेज करेंगे, मैम सीएपीएफ का कुछ बता दीजिए, कैसे उसकी ग्रामर करें, क्या करें, और जब कराऊंगी तो कोई आएगा ही नहीं। थोड़ा सा मुझे भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीजें लगती हैं ये सारी। खैर, by the end of the 19th century, half the imports and exports of India passed through Bombay. 19वीं सदी के खत्म होते होते, 19वीं सदी के अंत तक, जो हाफ है किसका? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, पूरे भारत का जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था उसका लगभग 50% जो है बॉम्बे से होता था। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पे एक प्रीमियर पोर्ट था ये। वन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ दिस ट्रेड वाज ओपियम। एक इम्पॉर्टेंट आइटम इस ट्रेड का क्या था? ओपियम था, अफीम था। दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्टेड टू चाइना, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ एक्सपोर्ट करती थी? चाइना को। Okay, Indian merchants and middlemen supplied and participated in this trade, and they helped integrate Bombay's economy directly to Malwa, Rajasthan, and Sindh, where opium was grown. जो इंडियन मर्चेंट्स यानी व्यापारी थे और जो मिडिल मैन थे, वो सप्लाई करते थे और पार्टिसिपेट करते थे इस व्यापार में। एंड और दे हेल्प्ड इंटीग्रेट, उन्होंने हेल्प की किसमें? इंटीग्रेट करने में बॉम्बे की इकोनॉमी को। ठीक है, पैसा कहाँ से कहाँ तक आपका सीधा पहुंचा? गुड इवनिंग दिव्या। डायरेक्टली टू मालवा, राजस्थान और सिंध तक पैसा बॉम्बे से आपका पहुंचा, जहां पे ओपियम उगाया जाता था। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, हेल्प के बाद, हेल्प के बाद अगर दूसरी आपकी कोई वर्ब आती है ना, तो आपकी V1 होती है, पेयर इन्फिनेटिव होती है। कभी भी हेल्प टू इंटीग्रेट मत करना। ठीक है। हेल्प यूजली क्या होता है, कोई भी एक वर्ब है, उसके बाद अगर दूसरी दिख रही है तो हम 2+V1 लिख देते हैं, लेकिन हेल्प के साथ 2V1 नहीं होता, सिर्फ V1 होती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे हेल्प इंटीग्रेट है। अच्छा, आगे, दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ एन इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। इससे क्या हुआ? लेड जो है, लीड का सेकेंड फॉर्म है, लीड। लीड मतलब कहीं लेकर जाना। तो ये चीज जो है कि पैसा भैया यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा था, तो उससे क्या हुआ कि ग्रोथ हुआ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास का, भारतीय पूंजीवादी वर्ग का। बॉम्बे कैपिटलिस्ट केम फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज, जैसे कि पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी मुस्लिम, गुजराती बनिया, बोहरा, ज्यू, आर्मेनियन। भारत के सॉरी बॉम्बे के जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी लोग थे, वो कहाँ से आते थे? डाइवर्स कम्युनिटीज से आते थे। वो डाइवर्स कम्युनिटीज कौन कौन सी थी? पारसी थे उसमें, मारवाड़ी थे, कोंकणी थे, मुस्लिम, गुजराती बनिया, बोहरा, ज्यू और आर्मेनियन। आर्मेनियन, ठीक है, ये सारी कम्युनिटीज आती थी। When the American Civil War started in 1861, cotton from the American South stopped coming into international market. 1861 में जब अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जो कॉटन था अमेरिकन साउथ से, वो आना बंद हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक। दिस लेड टू एन अपसर्ज ऑफ डिमांड। अपसर्ज मतलब इंक्रीज होना। इससे क्या हुआ? इंक्रीज हुआ डिमांड इंडियन कॉटन का। ठीक है, जो कि ग्रोन प्राइमरली इन डेक्कन, जो कि प्राइमरली कहाँ उगाया जाता था? दक्कन में या डेक्कन में उगाया जाता था। काली मिट्टी मिलती है वहां पे कॉटन उगता है। Once again, Indian merchants and middlemen found an opportunity for earning huge profits. एक बार फिर से जो भारतीय व्यापारी थे और मिडिलमैन थे, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी पाली, किस चीज के लिए?
फॉर अर्निंग, फॉर कोई भी प्रीपोजिशन आपकी हो अगर, ठीक है, टू को छोड़ के कोई भी प्रीपोजिशन है उसके बाद कोई वर्ब की फॉर्म अगर दिख रही है तो हमेशा वो आईएनजी होगी, हमेशा वो जीरंड होगी। फॉर अर्निंग होगा, फॉर अर्न कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा टू को छोड़ के, क्योंकि टू के साथ आपको वी1 दिखता है, ठीक है। फॉर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, खूब सारा लाभ कमाने की उनको एक अवसर मिल गई, नहीं मैं जेंडर थोड़ा गलत कर दे रही हूँ लाभ कमाने का अवसर उनको मिल गया। In 1869, the Suez Canal was opened and this further strengthened Bombay's links with the world economy. 1869 में क्या होता है, सुएज कनाल खोली जाती है और इससे फर्दर मजबूत होते हैं मुंबई के लिंक्स किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। The Bombay government and Indian merchants used this opportunity to declare Bombay urbs prima in Indus। जो बॉम्बे की गवर्नमेंट थी और जो इंडियन मर्चेंट्स थे उन्होंने यूज किया इस अपॉर्चुनिटी का डिक्लेयर करने के लिए बॉम्बे को क्या, अर्ब्स प्राइमा इन इंडिस। अर्ब्स अर्बन से आपको रिलेट करता हुआ दिख रहा है, अर्बन प्राइमा मतलब नंबर 1 पे जो आ रहा है, इन इंडिस मतलब इंडिया में, यानी कि ये लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, नंबर 1 पे आने वाली सिटी इंडिया में, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि इतना सारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था यहाँ से। From the mid 19th century, there was a need to expand railways and shipping and develop the administrative structure. मिड 19th सेंचुरी से एक जरूरत पड़ी किसकी, कि एक्सपेंड किया जाए रेलवेज को और शिपिंग को, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप हो पाए, ठीक। मैनी न्यू बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड एट दिस टाइम, इस समय पर कई नई बिल्डिंग्स को बनाया गया। दीज बिल्डिंग्स रिफ्लेक्टेड द कल्चर एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द रूलर्स, इन बिल्डिंग्स ने रिफ्लेक्ट किया, दिखाया क्या, कल्चर और विश्वास किसका, रूलर्स का। द आर्किटेक्चरल स्टाइल वॉज यूजली यूरोपियन, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो यूजली यूरोपियन होता था। दिस importation ऑफ यूरोपियन स्टाइल्स रिफ्लेक्टेड द imperial विजन इन सेवरल वेज। ये जो इम्पोर्टेशन यानी कि इंपोर्ट करना, ठीक है, इंपोर्ट किया गया था यूरोपियन स्टाइल्स को, वो क्या दिखाता था, इंपीरियल विजन इन सेवरल वेज। पहला वे तो ये था, इट एक्सप्रेस्ड द ब्रिटिश डिजायर टू क्रिएट अ फैमिलियर लैंडस्केप इन एन एलियन कंट्री। ब्रिटिश जो है बाहर से आए थे, हमारे लिए वो एलियन थे, ठीक है, और हमारा देश जो है उनके लिए एलियन था, नया था, बाहर वाला था, ठीक। तो उन्होंने जो है अपना वाला जो उनका आर्किटेक्चर था उसको यहाँ पे डेवलप करना शुरू किया, ताकि उनके लिए क्रिएट हो सके एक फैमिलियर लैंडस्केप एक बाहर के देश में, एंड दस टू फील एट होम इन द कॉलोनी, ताकि उन्हें अपने घर की याद ना आए, सारा कुछ अपना अपना लगे कि भैया ये तो हमारे इंग्लैंड में भी होता है, इसी तरह तो दिखता है हमारा इंग्लैंड, बॉम्बे भी हम ऐसा बना रहे हैं। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा रास्ता क्या था, जो ब्रिटिश हैं फेल्ट, उन्होंने वो ये फील करते थे कि जो यूरोपियन स्टाइल्स हैं वुड बेस्ट सिंबलाइज देयर सुपीरियोरिटी अथॉरिटी एंड पावर, जो उनका अपना स्टाइल है वो सिंबलाइज करेगा, वो चिन्ह की तरह काम करेगा, किस चीज के चिन्ह की तरह, तो उनकी सुपीरियोरिटी, उनकी अथॉरिटी, उनके पावर की एक चिन्ह की तरह काम करेगा। तीसरा चीज क्या है, तीसरा इनका इंपीरियल विजन, दे थॉट दैट बिल्डिंग्स दैट लुक्ड यूरोपियन वुड मार्क आउट द डिफरेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉलोनियल मास्टर्स एंड देयर इंडियन सब्जेक्ट्स। वो ये सोचते थे कि अगर हम यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल में बिल्डिंग्स बनाएंगे तो होगा क्या, कि वो डिफरेंस पता चलेगा कि भाई देखो हमारी बिल्डिंग्स क्या मस्त हैं और हम इनके मास्टर हैं, और सामने वाले की बिल्डिंग्स क्या ही हैं, ये हमारे क्या है, गुलाम है, सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंडियन सब्जेक्ट्स। अब आगे आते हैं, इनिशियली शुरुआत में दीज बिल्डिंग्स वर एट ऑड्स विद द ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स, एट ऑड्स मतलब उसके जैसे मिलते जुलते नहीं थे, यानी इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स थे उनसे मिलते जुलते नहीं थे, विषम थे, अदर साइड पे थे। ग्रेजुअली लेकिन धीरे धीरे इंडियंस टू गॉट यूज टू यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड मेड इट देयर ओन, धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियंस ने भी यूरोपियन आर्किटेक्चर को अपना लिया, उसके यूज टू हो गए, और फिर उनको लगा अब चलो ठीक है यूरोपियन आर्किटेक्चर भी हमारा ही है, ठीक। द ब्रिटिश इन टर्न adapted some Indian styles to suit their needs,
और जवाब में ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने भी अडाप्ट किया कुछ इंडियन स्टाइल्स को, ताकि उनकी नीड्स जो हैं वो पूरी हो पाए। वन एग्जांपल इज द बेंगलो विच वाज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन बॉम्बे एंड ऑल ओवर इंडिया। एक एग्जांपल क्या है, वो जो बंगलो बनाते थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूज करते थे बॉम्बे में, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में। द नेम बंगलो वॉज डिराइव फ्रॉम बंगला, जैसे इंडियंस का होता है बंगला, तो बंगला से ही इन्होंने बना लिया बेंगलो। ठीक है, अ ट्रेडिशनल thatched बंगाली हट। द colonial bungalow was set on extensive grounds which ensured privacy and marked the distance from the Indian world around। अच्छा, मैं भी इन बंगलों में रही हूँ जो ब्रिटिश टाइम के हैं। ठीक है, मेरे पिताजी पुलिस में अधिकारी हैं, तो कुछ टाइम हमें भी ये बंगलो मिला हुआ था, तो वहां मैं रही थी। और वहां पे स्ट्रक्चर क्या रहता है कि आपका घर ऐसे, चलो मान लो खूब बड़ा सा घर होगा, डजेंट मैटर एक आदमी रहने वाला है कि 15 आदमी रहने वाले हैं, सबको ये सूट कर जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका घर। अब इस घर के चारों तरफ आपको अच्छी खासी खेती करने का भी मिलेगा जगह, और उसके बाद यहाँ आपकी बाउंड्री है। सोचो, इतनी जगह थी जहां पे मैंने कार चलाना तक सीखा, अपने घर के ही बाहर मैंने कार चलाना सीखा। हमें पता ही नहीं होता था कि बाहर कौन रहता है, कहाँ रहता है। ठीक है, बस इतने पूरे एरिया में सिर्फ हम रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, काइंड ऑफ चीज है। तो ऐसा बंगलो इन्होंने बनाया था कि जहां पे ये गवर्नमेंट अधिकारी हैं, तो फिर आसपास कौन रह रहा है, कुछ नहीं, जो बाहर का वर्ल्ड है वो दूर है। ठीक। द ट्रेडिशनल pitched roof and surrounding veranda kept the bungalow cool in the summer months। जो ट्रेडिशनल पिच्ड रूफ थी और जो वरामदा था, वो क्या करता था, गर्मी के टाइम में भी बंगलों को ठंडा रखता था। द कंपाउंड हैड सेपरेट क्वार्टर्स फॉर अ रेटिन्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। जो कंपाउंड है, वहां पे सेपरेट क्वार्टर भी होता था सर्वेंट्स के रहने के लिए। ठीक है, जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं उनके रहने के लिए। द बंगलोज इन द सिविल लाइंस दस बिकेम अ रेशियली एक्सक्लूसिव एनक्लेव इन विच द रूलिंग क्लासेस कुड लिव सेल्फ सफिशिएंट लाइव्स विदाउट डेली सोशल कांटेक्ट विद इंडियंस। जो सिविल लाइंस में बंगलो होते थे, वो कैसे बन गए, रेशियली एक्सक्लूसिव इनक्लेव बन गए, कि भाई जो इंडियंस है वो तो अलाउड ही नहीं थे अंदर आने के लिए। ठीक है, बड़ी बड़ी जगह जो है वहां पे बस गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो रह रहे हैं। ठीक है, और उनको यूजली उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे हम भी अगर रहते थे, तो खैर शुक्र है हम आजाद भारत में हैं। ठीक है, तो हम जो रहते थे तो हम लोग बाहर यूजली जाते ही नहीं थे। वहाँ 3 सर्वेंट थे, और कुछ भी है, सर्वेंट तो नहीं बोलूंगी, फिलहाल हाउस हेल्प ही बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो हमारा जो भी नीड होता था वही लोग पूरा कर देते थे। ठीक है, कुछ बाहर से सामान लाना है, अंकल जाइए ये कर दीजिए प्लीज, तो वो ले आते थे। ठीक है, हमें बाहर जाने की यूजली जरूरत नहीं पड़ती थी, जब तक हमारा खुद का मन ना हो। दूसरी टाइप से रहा होगा, आई थिंक उससे ज्यादा ही रहा होगा। अभी तो बहुत कम हो गया ये सारा चीज, पहले रहा होगा कि घृणा आती है भारतीयों से, ये सारी चीजें पहले होती थी। तो सोशल कांटेक्ट जो है नहीं होता था इन आर्किटेक्चर्स की वजह से, इस तरह के बंगलोज की वजह से। ओके, तो ये था आपका पूरा आर्टिकल, आर्टिकल कह रही हूँ, पैसेज। और इसी हिसाब से आपको आंसर यहाँ करना होगा। देख लेते हैं क्वेश्चंस हैं क्या फिलहाल। हाउ डिड बॉम्बे डेवलप इनटू अ कमर्शियल हब इन द 19th सेंचुरी। ऊपर हमने बात की है, यहाँ पे लिख देंगे आप अपने शब्दों में। हाउ डिड द डिमांड फॉर इंडियन कॉटन कॉटन एस्केलेट। तो आपको पता है अमेरिका में जो है वॉर छिड़ गई जब, तो क्या हुआ, इंडियन कॉटन का जो डिमांड है वो बढ़ गया। व्हाई डिड यूरोपियन आर्किटेक्चर डोमिनेट द स्काईलाइन ऑफ बॉम्बे इन द मिड 19th सेंचुरी। तो यूरोपियन आर्किटेक्चर जो है वो डोमिनेट क्यों किया बॉम्बे में, वो भी ऊपर सारे रीजंस लिखे हुए हैं, किस विजन से हुआ वो भी ऊपर लिखा हुआ है, आप लिख देंगे। हाउ डिड द ब्रिटिश अडाप्ट द इंडियन बंगला टू सूट देयर नीड्स। कैसे अडाप्ट किया, ऊपर हमने सारी बात की है, वो भी लिख देंगे। हाउ डिड द बंगलो सिंबलाइज कोलोनियल एटीट्यूड्स। बंगलो किस तरह से सिंबलाइज करता था कॉलोनियल एटीट्यूड्स का, वो भी आप लिख देते। ठीक है, आराम से अगर आप समझ सकते हो ऊपर की लाइंस, तो आप बहुत आराम से इसको लिख लोगे। 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पक्के हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे, जहां पे हमारी एक्चुअल ग्रामर स्टार्ट होती है। हमें क्या करना है, रीराइट करना है। क्या करना है, थोड़ा और पतला कर लें, हाँ, रीराइट करना है, फिर से लिखना है।
तो पहला आपका सेंटेंस है, योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी। आपका बिहेवियर ग्रेटली मुझे एस्टोनिश करता है। यहाँ आपको वॉइस चेंज करनी है। वॉइस चेंज करने से पहले आपको पहचानना होगा जो सेंटेंस लिखा है वो कौन सी वॉइस में है, एक्टिव है या पैसिव है। कोई बताना चाहेगा कौन सी वॉइस है? योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी। और क्या तरीका होता है, आप कैसे पहचानते हो कि सामने वाली जो वॉइस लिखी है वो एक्टिव है या पैसिव है? तो मैं पढ़ाने के लिए मैंने भी देखो पेपर प्रिंट आउट करके रखा है। कैसे आप पहचानते हो आपके सामने जो वॉइस लिखी है वो एक्टिव है या पैसिव है? सिंपली ध्यान देना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। इफ योर सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द मेन एक्शन देन द वॉइस विल बी एक्टिव। इफ इट इज नॉट, वॉइस विल बी पैसिव। राइट। तो यहाँ पे बताइए एस्टोनिश करने का काम कौन करता है? आपका बिहेवियर। तो आपका बिहेवियर सब्जेक्ट की जगह बैठा है, सब्जेक्ट है, यानी ये आपका कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। मैंने पेन पतली की थी, ये हुई नहीं, फिर से नहीं हुई। सारा खेल मेरे साथ ही क्यों होता है भाई? हाँ ठीक है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो हमें चेंज करना है तो किस में हो जाएगा? पैसिव वॉइस में हमें करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पहले पहचान लें कौन क्या है। एस्टोनिश करता है कौन? आपका बिहेवियर। योर बिहेवियर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ठीक है। एस्टोनिश करता है, ये हो गया आपका वर्ब। और किससे करता है? मी को करता है। मी इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे? मी का सब्जेक्ट आई। ठीक। अब आगे आप क्या लिखोगे? टेंस भी पहचान लीजिए। एस्टोनिश में एस या एस लगा है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप चेंज करते हो पैसिव वॉइस में तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ आप क्या लगाते हो? एम लगाते हो। ठीक है। आई एम। और उसके बाद ग्रेटली एस्टोनिश्ड। ग्रेटली एस्टोनिश क्यों किया? क्योंकि ध्यान रखेंगे पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ग्रेटली एस्टोनिश्ड पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आगे देखो, यूजली हम देखते हैं जब भी एक्टिव से पैसिव करते हैं बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाई यूज करते हैं। लेकिन एक रूल होता है वहां पे, एक एक्सेप्शन होता है बाई वाले रूल का। क्या कि कुछ वर्ब जो हैं अपने साथ बाई नहीं लगाते हैं, वो अपना अलग प्रीपोजिशन लगाती हैं। जैसे कि नो का हम नो नोन टू करते हैं, नो के साथ आप बाई नहीं लगाते हो। ठीक है। शॉक के साथ आप बाई नहीं लगाते हो, सरप्राइज के साथ आप बाई नहीं लगाते हो, वैसे एस्टोनिश के साथ भी आप बाई नहीं लगाते। ठीक है। एस्टोनिश्ड के साथ आप क्या लगाओगे? एस्टोनिश्ड के साथ आप एट लगाओगे। आई एम ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट, फिर आपका सब्जेक्ट योर बिहेवियर। ठीक है। योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी का क्या हो गया? आई एम ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। कुछ यूट्यूब सेशंस मैंने देखे, अभी नहीं देखे, काफी पहले जब आपका ये पेपर हुआ था उसी टाइम देखा था। तो वहां पे सर जी जो है आंसर की बताने के चक्कर में जल्दी जल्दी एस्टोनिश्ड बाई ही लगा के आगे बढ़ गए। पढ़ने में मजा आता है बट रूल पे बैठता नहीं है ये। ठीक है। आई एम ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं नरेशन वाले क्वेश्चन पर। आप ये समझिएगा ये क्वेश्चन आपको दिया क्यों गया था वॉइस में, और एस्टोनिश ही क्यों चुना गया था? आपकी ग्रामर चेक करने के लिए कि आपकी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं, बस वाई ही लेके तो नहीं चल रहे। ठीक है। अगले में क्या करना है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या होता है? मान लो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक मैं हूं, ठीक है, और एक एक्स पर्सन है। ठीक। एक्स पर्सन ने कहा कि मैं वाई को पीटूंगा। एक्स पर्सन ने कहा कि मैं वाई को पीटूंगा। अब मैं जो है वाई के पास आई। ठीक। अब मैं ये दो तरीके से बता सकती हूँ एक्स वाली बात। या तो मैं बोलूं कि एक्स कह रहा था कि वो तुम्हें पीटेगा, पहली पहली लाइन। ठीक है। या फिर मैं बोल दूं एक्स कह रहा था कि मैं वाई को पीटूंगा। ठीक। अगर मैं एज इट इज बता दूं तो वो हो जाता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक। और अपने शब्दों में, यानी एक्स कह रहा था कि वो तुमको पीटेगा। ठीक है।
दोनों में डिफरेंस है। मैं वाई को पीटूंगा, वो तुमको पीटेगा, मीनिंग सेम है लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो अगर मैंने अपने शब्दों में यूज किया तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन, और अगर एज इट इज बता दिया तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, पहचानते कैसे हैं? तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है आपका, वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, और इनडायरेक्ट वाला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा। ठीक, चलिए ये हो गया। अब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करते हो, तो आप एक बार ये अंदर लिखे हुए सेंटेंस को पहचानते हो, क्योंकि सारे सेंटेंसेस का अलग अलग तरीका होता है नरेशन चेंज करने का। एजर्टिव का अलग होगा, इंपरेटिव का अलग होगा, इंटरोगेटिव का अलग होगा, ऑप्टेटिव का अलग, और एक्सक्लेमेटरी का अलग। ये वाला कौन सा सेंटेंस है पहले पहचान लेते हैं। वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यानी कि ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किस साल में कहाँ होऊंगा, आश्चर्य कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ये जो सैड है, सैड को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड लिखो या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर लिखो, दोनों ही चल जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर्ड या ही वंडर्ड सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिख लेते हैं। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड। अब आगे हम जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो एक कंजंक्शन लगाना पड़ता है। यूजली क्या होगा, अगर डब्ल्यू एच से शुरू नहीं है तो हम दैट लगाते हैं कंजंक्शन, लेकिन यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आया हुआ है तो उसे ही हम कंजंक्शन बना लेंगे। ही एक्सक्लेम्ड वेयर। अब वेयर के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? आई, और आई का क्या हो जाएगा? वेयर ही। आई किसके हिसाब से चेंज होता है ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3 बाई SON। अगर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है नो चेंज। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट है, ही के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया वेयर ही। ठीक है, विल का इनडायरेक्ट में हो जाता है वुड, तो विल बी का हो गया वुड बी। ओके, दिस का हो जाता है दैट टाइम, और नेक्स्ट का क्या हो जाता है? द फॉलोइंग मंथ या ईयर। तो हम क्या कर देंगे? दैट टाइम, द फॉलोइंग मंथ। ये हो गया आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज। ठीक है, नंबर 6 पर आते हैं। एज सुन एज सी, 6 पर आते हैं, मतलब 6 तो चल ही रहा है, नेक्स्ट पर आते हैं। एज सुन एज शी रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव्ड। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, मैसेंजर पहुंच गया, मैसेंजर आ गया। ठीक है, इसको आपको रीराइट करना है नो सूनर और देन का प्रयोग करके। नो सूनर और देन जो है वो आप दो तरीके से यूज कर सकते हो एक सेंटेंस में। कैसे यूज करोगे? या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दो या फिर बीच में लगाओ। ठीक है, हम दोनों देख लेते हैं। पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाएंगे जो सबसे फेमस है। कैसे लिखेंगे? नो सूनर। ठीक, नो सूनर के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हमेशा इन्वर्जन होगा। क्यों? क्योंकि नो सूनर एक एडवर्ब है, जैसे ही सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू होगा इन्वर्जन फॉलो करेगा आगे। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, नो सूनर। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। नो सूनर डिड शी, अब दोबारा रीच्ड मत करने कर देना। ठीक है, नो सूनर डिड शी रीच हर होम, फिर आएगा आपका देन द मैसेंजर अराइव्ड। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप इसको आप कैसे लिख सकते हो? सेंटेंस के बीच में, यानी मेन वर्ब से जस्ट पहले। एडवर्ब आप मेन वर्ब से जस्ट पहले भी लगाते हो, तो यहाँ पे एक बार लगा के देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। शी नो सूनर रीच्ड हर होम देन द मैसेंजर अराइव्ड। ठीक है, या तो आप स्टार्टिंग में लगाओ, स्टार्टिंग में लगाओगे तो इन्वर्जन होगा, या फिर मेन वर्ब से जस्ट पहले लगा दो। ठीक, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हो? क्वेश्चन टैग सबसे पहले होता क्या है? आपने एक स्टेटमेंट बोला और फिर उसका कंफर्मेशन मांगा। मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है? आ रहा है ना? इस टाइप से आपको समझ आ रहा है ना? तो जो आ रहा है ना और है ना, मैंने बोला दैट इज क्वेश्चन टैग। एक स्टेटमेंट बोलने के बाद कंफर्मेशन लेते हुआ।
ओके। बनता कैसे है, तो मान लो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है योर क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सबसे बेसिक चीज होती है क्वेश्चन टैग के अंदर, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है टैग विल बी पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव बनता कैसे है, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट का अब्रीविएशन लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया और बात खत्म, इस तरह से। तो यहाँ आप देखिए, ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस दैट मीन्स टैग इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट। और नेगेटिव होगा तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का अब्रिविएशन और फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, टेंस पहचानिए, ही वॉक्स, वॉक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कहाँ लगता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दैट इज डू और डज। सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, राम राम, सी एस कश्यप। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, डज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो डज और नॉट का अब्रिविएशन क्या हो जाएगा, डजंट। डजंट हो गया, और उसके आगे क्या है, सब्जेक्ट आप लगाते हो, सब्जेक्ट इज ही, डजंट ही हो गया आपका क्वेश्चन टैग। गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, माई सन ऑलवेज कन्फाइड्स, फिर डैश मी। यहाँ पे आपको एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना है। कन्फाइड मतलब क्या होता है, आपका जो बेटा है हर बात आके आपको बताता है, अपना सुख दुख आज क्या हुआ सब कुछ आके आपको बताता है, तो ये मतलब हो गया कन्फाइड। और कन्फाइड के साथ जो प्रीपोजिशन लगती है वो होती है कन्फाइड इन, मतलब वो आपको अपना सेफ प्लेस समझता है, जो चीज है वो सब आके आपको बताएगा, सब कुछ आपसे आके शेयर करेगा। ओके, माई सन ऑलवेज कन्फाइड्स इन मी, इन हो जाएगा यहाँ मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या करना है, ही विजिट्स मी रेयरली। अब इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। ही विजिट्स मी रेयरली, वो मुश्किल से मुझसे कभी मिलता है यानी नहीं मिलता है, तो बेसिकली इट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव सेंटेंस, बस आपको नेगेटिव दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको वो नेगेटिव अब दिखाना है, कुछ नॉट जैसी चीज लगानी है, लेकिन भाई साहब मतलब नहीं बदलना चाहिए। ठीक, ही विजिट्स मी रेयरली का मतलब है वो मुश्किल से ही कभी मुझसे मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट लगाना है, कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट तो वही रहने वाला है, ही। ठीक, विजिट्स है यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ध्यान रखेंगे टेंस नहीं बदलना चाहिए कभी भी, पास्ट मत कर देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टेंस विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट ओनली। ठीक है, ही, अब ही के साथ अगर हमें नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, ही इज सिंगुलर सो वी शैल यूज डज। ओके, ही डज, डज के साथ हमने लगा दिया नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर आगे आएगा आपका वर्ब। लेकिन यहाँ रेयरली लिखा हुआ है, तो अब एक ढंग की एडवर्ब भी तो आपको लगानी पड़ेगी, तो क्या आप लगा सकते हो, ही विजिट्स मी रेयरली मतलब वो मुश्किल से ही मेरे पास आता है या मुझे विजिट करता है, तो ही डज नॉट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, विजिट मी। अब रेयरली की जगह हम क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंटली, कि वो मेरे पास बार बार नहीं आता है, मतलब नहीं आता है। ठीक है, ही डज नॉट विजिट मी फ्रीक्वेंटली, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग एंड टेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू और टू लगाना है, टू और टू आप कहाँ लगाते हो, बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट के लिए लगाते हैं। ठीक, अगर आपने मेरे से बैच में पढ़ा, आप पढ़े हुए हैं तो ये रूल मैं आपको काफी अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ पहले, फिलहाल नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ समझते हैं फिर से। ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। असल में इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को यहाँ ओपन करके लिखा हुआ है, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, देखो जहां पे ये सो है वहां पे हम बड़ा वाला टू लगाते हैं, TOO वाला टू। ठीक है, यहाँ टू का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा, बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट। ठीक है, बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट, सो ही इज टू क्लेवर। अब उसके बाद ये जो पूरा खोल के लिखा है ना, इसको सब हटा देते हैं, क्या लिखते हैं, ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड। ठीक है, ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड,
मीनिंग नहीं बदली। आप देखोगे जितने भी यहाँ सेंटेंसेस थे, आपको चाहे रीराइट करने को दिया हो या कुछ भी करने को दिया हो, मीनिंग किसी में नहीं बदली है, टेंस किसी में नहीं बदला है। तो वो चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ना तो टेंस बदलना चाहिए ना ही मीनिंग बदलनी चाहिए। ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड, यानी वो इतना चालाक है ना कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक, उसी को बस खोल के यहाँ लिख दिया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो है, ये आपका सीडीएस आई थिंक 2019 में आया हुआ है। ये 2 और 2 वाला सीधे सीधे आपका सीडीएस के 2019 के पेपर में आपको मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन वाले 10 क्वेश्चंस थे इस टाइप के। नेक्स्ट आते हैं, नीदर ऑफ द प्लान्स, बताओ सूट होगा या सूट्स होगा। नीदर ऑफ द प्लान्स सूट हिम और सूट्स हिम। ध्यान रखेंगे, नीदर जो है आपका एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है ना। जितने भी प्लान्स हैं, नीदर आता है आपका दो के लिए, तो दोनों ही प्लान्स में से कोई भी उसको सूट नहीं कर रहा है, कोई भी सूट नहीं करता है। ठीक है, कोई नहीं करता है मतलब प्लूरल तो नहीं होगा। प्लूरल नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, सूट्स लिखेंगे। और वैसे भी रूल भी होता है प्रोनाउन में, जब आप पढ़ोगे जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं, सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और बाकी प्रोनाउंस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तान्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। ये मोस्ट इंटेलिजेंट जो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, आपसे कह रहा है कि मीनिंग ना चेंज हो और इसको कंपैरेटिव में चेंज कर दो। तो बिना मीनिंग चेंज किए उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे, तान्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो मोस्ट को हटा के आपको मोर तो लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने मोर किया फिर आपको याद आएगा भाई कंपैरेटिव में तो हमें दैन लगाना होता है, लेकिन दैन किसके साथ लगा, यहाँ तो किसी और लड़की की बात ही नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे। देखो तान्या की ही तारीफ है, तान्या को पहले लिख दिया, तान्या इज, ठीक, मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, किसकी तुलना में, तो देन लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट देन। और देन के बाद क्या होगा, एनी अदर गर्ल इन हर क्लास, इन हर क्लास। ये जो है आपका भस्म मेरे मेरे हिसाब से ये क्या है, आपका भस्मासुर नियम है। ठीक, जब भी आप सेम कैटेगरी में तुलना करते हो तो वहां पे आपको एनी अदर लगाना होता है। सिंस तान्या जो है, तान्या कौन सी मूवी थी भाई, एक कोई मूवी थी अक्षय कुमार की, तान्या ऐसे बोलते वही याद आ जा रहा है। ओके, तान्या जो है वो मोर इंटेलिजेंट है देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास, अपनी क्लास की किसी और लड़की की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो सुपरलेटिव था वो बन गया क्या, कंपैरेटिव बन गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, डीप स्नो लेड ले ऑन द रेलवे ट्रैक। क्या होना चाहिए, लेड होना चाहिए या ले होना चाहिए। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा वर्ब की फॉर्म्स में घुसना पड़ेगा। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती हैं जिनमें क्या होता है, पहला है लाई, दूसरा भी है लाई और तीसरा है क्या, ले। पहला जो लाई है मतलब झूठ बोलना। ठीक है, क्या है, झूठ बोलना। तो जब आप झूठ बोलते हो तो लाई का सेकेंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म भी लाइड। ठीक, दूसरा लाई मतलब होता है लेटना। क्या होता है, लेटना। इसको हम बोलते हैं ले, और थर्ड फॉर्म होता है ले। ठीक, अगला जो ले है उसकी होती है तीन मीनिंग। पहला तो है बलिदान करना, जैसे अपना जीवन या कुछ भी आप बलिदान कर रहे हो, न्योछावर कर दे रहे हो, दैट इज ले। दूसरा मीनिंग क्या है, बिछा देना, कोई चीज आप बिछा दो। ठीक है, बिस्तर बिछा रहे हो, आप ले कर रहे हो। और तीसरा है अंडे सेना, जैसे मुर्गी जो है वो एग्स ले करती है, हेन जो है एग्स को ले करती है। ठीक है, ये अंडे से रिलेटेड है। अब इनका जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, लेड और लेड। अब यहाँ पे आप देखो जो डीप स्नो है वो रेलवे ट्रैक पे कुछ बिछा रही है या झूठ बोल रही है या पड़ी हुई है। लेटना मतलब समझ जाइए पड़े होना। ठीक है, तो डीप स्नो देखो बिछ नहीं रहे, बिछाना का मीनिंग यहाँ आएगा, इसलिए लेड तो आप नहीं कर सकते। ठीक, तो लाई का यहाँ लेटने वाला ले हो जाएगा। डीप स्नो ले ऑन द रेलवे ट्रैक, और ये जो ले है यहाँ पास्ट वाली केस में है
ठीक है, सेकेंड फॉर्म में। तो ले हो जाएगा यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर। ओके, अगला आपका क्या आता है, कुछ फ्रेजेस दिए हैं आपके सामने जिसकी मीनिंग आपको समझना है और अपने वर्ड्स में उनको, मतलब अपने सेंटेंस में उनका यूज करना है। ठीक है, तो पहला आता है आपका हेल्ड अप। हेल्ड अप होल्ड अप से रिलेटेड है। होल्ड अप मतलब क्या होता है, रोक के रखना, कोई काम आप डिले कर रहे हो। ठीक है, रोक के रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाकी सेंटेंस तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्या पता यहाँ आज आपके 5 फ्रेजल वर्ब्स तैयार हो जाएं, ये कहीं सीडीएस एनडीए में पूछ ले, भाई कुछ भी हो सकता है ना। रोक के रखना, कोई भी इवेंट है रोक के रख रहे हो या डिले कर रहे हो, काम वही है। ठीक, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं, ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप बाय द पुलिस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप बाय द पुलिस फॉर 2 आवर्स। ठीक, दूसरा है कैरी आउट, कोई काम है उसको कैरी आउट कर रहे हो आप, है ना। कोई काम करने का तरीका जो है, टू डू समथिंग इज टू कैरी आउट, टू डू समथिंग, कोई प्रोसेस कैरी आउट होती है। इसको क्या लिख सकते हैं, द पुलिस कैरिड आउट द ऑपरेशन एट नाइट। ठीक है, आप कुछ भी सेंटेंस यूज आप कुछ भी कर सकते हो, मेन है आपको मीनिंग समझ आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर क्या होता है, किसी से सिमिलैरिटी दिखाना, किसी की तरह दिखना। ठीक है, किसी की तरह दिखना, टू रिजेंबल समवन। तो टेक आफ्टर में कुछ भी लिख सकते हो, जो आपका मन हो लिख डालो यार। ठीक, लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को नीचा समझना। लुक डाउन किसी को आप कर रहे हो तो मतलब अरे यार डिस्गस्टेड है, ठीक है, उससे तो मुझे बात ही नहीं करनी। ठीक, तो लुक डाउन अपॉन मतलब क्या हो जाता है, किसी को नीचा समझना, नीचा देखना। ओके, अगला है गिव इन। गिव इन का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, क्या होता है गिव इन, बताओ, मैं पहले पानी पीऊं भाई, सर घूम रहा है, रुक जाओ। आई एम रियली सॉरी, सॉरी 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 मेरा माइक ऑफ था। तो हम अभी गिवन पर ही थे। ठीक, गिवन क्या होता है, टू टू अग्री। ठीक है, किसी की बात है, आप मान जाओ, अग्री कर जाओ उसकी बात पे, तो वो क्या हो गया, गिव इन कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो, गिव इन कर रहे हो। हर फ्रेंड्स फाइनली गिव इन टू हर रिक्वेस्ट, उसके फ्रेंड्स जो हैं उसकी जो रिक्वेस्ट थी उस पे अग्री कर गए फाइनली। ठीक है, टू अग्री विथ समवन,
फॉर समथिंग वो हो जाएगा गिवन। अब नेक्स्ट आते हैं स्पॉटिंग एरर वाले पोर्शन पे, जो कि क्या कहता है, एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। हर कोई, लेकिन वो 5 लड़के नहीं पहुंचे, लेकिन उनके अलावा जितने थे, एवरीवन हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। एक रूल ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ क्या है, आप उसको कंसीडर क्या करोगे, सिंगुलर कंसीडर करोगे। जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा वो सारे आप सिंगुलर कंसीडर करते हो। एवरीवन इज ऑल्सो एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, सो वी शैल कंसीडर इट एज सिंगुलर। ठीक है, तो जब हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू यूज अ हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म। सो हैव का जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है, हैज होता है, एंड दैट इज व्हाई एवरीवन हैज रीच्ड द डेस्टिनेशन होगा, हैव नहीं होगा। नेक्स्ट, अनलेस ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। जब तक वो लाइब्रेरी बुक्स को रिटर्न नहीं कर देता है, उसको सर्विस से रिलीव नहीं किया जाएगा। अब अनलेस और अनटिल का केस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनलेस और अनटिल का केस क्या होता है, जहां पे कंडीशन की बात हो वहां पे अनलेस। जैसे ऊपर आप देखोगे कंडीशन है कि जैसे ही वो लाइब्रेरी की बुक वापस करेगा वैसे उसको रिलीव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अनलेस में आपको क्या दिखेगा, कंडीशन दिखेगा। ठीक है, और अनटिल में आपको क्या दिखेगा, एक टाइम का बाउंडेशन दिखेगा, टाइम का लिमिटेशन दिखेगा। ठीक है, तो कंडीशन है, अनलेस है, वो तो ठीक है। लेकिन अनटिल अनलेस वाली क्लॉज के साथ आप ध्यान क्या देंगे कि देखो, जहां पे भी अनलेस और अनटिल हो, दोनों का ही मीनिंग जो है नेगेटिव होता है। जब तक कि नहीं, नहीं अपने आप इसमें है यानी ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अनलेस अनटिल की क्लॉज में ना तो नॉट आता है और ना ही कभी फ्यूचर आता है। ना तो विल शैल दिखेगा आपको और ना ही कभी नॉट दिखेगा। और यहाँ आप क्या देखते हो, नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट आप हटा दोगे। अब आपने नॉट हटा दिया तो क्या ये सही है, अनलेस ही डज रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स? अभी भी ये गलत है। क्यों गलत है कि यहाँ डज किसके लिए लगा था, नॉट के लिए, नॉट था इसीलिए डज लगा था। नॉट हटा तो डज भी हटेगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको यहाँ रिटर्न का क्या करना पड़ेगा, रिटर्न्स करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, जो भी रूल्स आप देख रहे हो बिल्कुल बेसिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पहले दिन पढ़ते हो। ठीक, तो ये डज नॉट क्यों हटा, रिटर्न्स क्यों हुआ, वो सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले में क्या हो जाएगा, अनलेस ही रिटर्न्स द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव फ्रॉम सर्विस। नेक्स्ट वन, दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। वो कल चेन्नई से पहुंच चुके हैं। अरे, दे हैव अराइव्ड फ्रॉम दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। पहली बात तो देख लो भाई, हैव जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, यस्टरडे आपका पास्ट में लगता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में आप पास्ट कैसे लगाओगे, और अगर कल वो चेन्नई पहुंचे हैं तो हैव तो लगाने से रहे, हैव आप हटा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। दे हैव अराइव्ड, और जब पहुंचे हैं तो वहां पे आप फ्रॉम कैसे लिखोगे, फ्रॉम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दे अराइव्ड चेन्नई यस्टरडे, बात खत्म। हैव हटा दो, फ्रॉम हटा दो, आपका सेंटेंस हो गया सही। नेक्स्ट, योर आंसर इज रिप्लीट फ्रॉम एरर्स। आपका जो आंसर है वो गलतियों से भरा है। रिप्लीट मतलब फुल ऑफ, रिप्लीट मतलब क्या होता है, फुल ऑफ समथिंग, फुल ऑफ व्हाट, समथिंग। तो यहाँ क्या है, गलतियों से भरा हुआ है। तो रिप्लीट विथ होता है, ना कि रिप्लीट फ्रॉम होता है। तो यहाँ फ्रॉम हटा के आपको विथ कर देना है। योर आंसर इज रिप्लीट विथ एरर्स, रिप्लीटेड मत करिएगा, रिप्लीट अपने आप में ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम यस्टरडे। जो बुक है वो मिसिंग है मेरे कमरे से कल से। मिसिंग होने का काम अभी भी कंटिन्यू है, ध्यान दीजिएगा। गायब होने का काम अभी भी कंटिन्यू है, दैट मीन्स ये टेंस कौन सा हुआ आपका, अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ डिफरेंस क्या आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में सिंपली काम कंटिन्यू हो रहा होगा। अगर मैं बोलती द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम, बिल्कुल सही होता, कोई दिक्कत नहीं है, बुक मिसिंग है मेरे रूम से। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रही हूं कल से, वहां पे टाइम मैंने ऐड कर दिया तो वो टेंस हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही कॉन्टिन्यूअस में टाइम आया वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको टाइम दिख दिख रहा है कि कल से गायब है, तो कल से गायब है तो भाई अब कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज हैज बीन फॉर सिंगुलर एंड हैव बीन फॉर प्लूरल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द बुक इज हटाएंगे, क्या लिखेंगे, हैज बीन, हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम। फ्रॉम यस्टरडे नहीं, यहाँ पे जो समय से, ये से वाली मीनिंग होती है, वहां के लिए आप सिंस या फॉर लगाते हो। ठीक है, क्या लगाते हो, या तो सिंस लगाते हो या फिर फॉर लगाते हो। सिंस लगाते हो आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, वाइल फॉर किसके लिए लगाओगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, साफ साफ आपको पता चलेगा, 2 घंटे से गायब है, 4 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, 4 हफ्ते से, ठीक है, 4 साल से, 4 दशक से, तो वो पीरियड आपको दिखेगा तो आप फॉर लगाओगे। पॉइंट एक है कि सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, ठीक है, तो पिछले हफ्ते से, वो भी आपका सिंस आ जाता है। ठीक, लेकिन अगर पिछले 1 हफ्ते से बोलो तो वो वहां पे फिर फॉर लेगा, क्योंकि पिछला 1 हफ्ता यानी 7 दिन का टाइम आपको बता दिया, पीरियड हो गया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, यस्टरडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी शैल यूज सिंस यस्टरडे। एंड ये हो गया आपका कंप्लीट। द बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस यस्टरडे, ये हो जाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, बेसिक आप ग्रामर की समझ रहे होंगे, क्या आपको करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी रीराइट करते हुए इन सेंटेंसेस को। ठीक है, और किस तरह से मीनिंग निकालना है एक पैसेज का, वो भी आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई चीज रह गई जो नहीं समझ आई है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर कोई डाउट है, आपका पर्सनल डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और प्लीज़ स्ट्रीम या वीडियोस को, चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। आप देख रहे हो, अगर आप मेरे से लगातार जुड़े हुए हो, तो आप देख रहे हो कि ग्रोथ किस तरह से, कितनी धीमी स्लगिश ग्रोथ हो रही है चैनल की। डू आई डिजर्व दिस, आई मीन मेरे जो एफर्ट्स हैं, क्या एफर्ट्स इस लायक हैं कि एक एक सब्सक्राइबर मेरा बढ़ रहा है और कोई देखता नहीं मेरे वीडियोस। तो अगर आपको जेन्युइनली फील होता है कि मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा डिजर्व करती हूँ, तो प्लीज शेयर कर दिया करो। ओके, और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। एडिटोरियल का सेशन आज नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा है, कुछ दिक्कतें हैं। ओके, बाकी कोई देखता भी नहीं है, मैंने देखा अभी कल वाला सेशन, तो कल वाला सेशन ही किसी ने नहीं देखा, तो अब जबरदस्ती मैं रोज रोज सेशन क्यों लूं भाई, अपना टाइम भी वेस्ट कर रही हूँ, अपना मेहनत भी वेस्ट कर रही हूँ, और रिजल्ट मिल नहीं रहा है। फिलहाल आज वो रीजन नहीं है कि मैं रिजल्ट ना मिलने की वजह से सेशन कैंसिल कर रही हूँ, बस आज मन नहीं हो रहा पढ़ाने का, इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।